मंडे नाइट रॉ में आज ब्लड लाइन की स्टोरी देखने के बाद भाई ये बात तो मैं कह सकता हूं कि इतने हरामी लोग तो डब्ल्यूडब्ल्यू के हील लोग नहीं होते जैसा ब्लड लाइन बिना हील बने कर रही है। और अगर आपने आज की मंडे नाइट रॉ सही से देखी है तो आपको ये पता चल गया होगा कि सेथ रॉलिंस के बहुत बुरे वाले लगने वाले हैं यार। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को जहां पे ब्लड लाइन की स्टोरी ने रफ्तार पकड़ी है और किंग ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट की भी हमको प्रोग्रेशन देखने को मिली है। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है उसमें दो एसयूवी निकल के आती है। एक एसयूवी से निकल के आते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और दूसरी एसयूवी से ऊसोस निकल के आते हैं। वही रोमन रेंस का जो रिचुअल है किसी से बेल्ट मांगना, वो बेल्ट मांगते हैं। और आज रोमन रेंस ने अपनी रेड वाली ऊला फाला नहीं पहनी थी तो वो थोड़ा सा ऑफ लगा रोमन रेंस को देखने में। लेकिन सवाल ये आता भाई जेकब फाटू कहाँ कौन सी एसयूवी से आए, तो वो किसी भी एसयूवी से नहीं आए थे। वो ऑलरेडी अरीना में थे और उन्होंने आके हाथ मिलाया रोमन रेंस से, मतलब जो ब्लड लाइन वाला हैंडशेक है, ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला वो किया उन्होंने रोमन रेंस के साथ। लेकिन ऊसोस को उन्होंने हर बार की तरह थोड़ा भी भाव नहीं दिया। और यहाँ से सीधा जो है ब्लड लाइन अपनी एंट्रेंस करती है। मतलब शुरुआती मंडे नाइट रॉ की ब्लड लाइन के साथ में होती है, सारे के सारे रिंग में होते हैं, पायरो के साथ उन्होंने तगड़ा वाला पोज किया, सारे पीछे वी द वंस कर रहे हैं और रोमन रेंस के हाथ में चैंपियनशिप है। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोमन रेंस जे ऊसो से कि भाई देखो राइट हैंड मैन ने कैसे प्रोग्रेस कर ली, उसने एडवांस कर लिया, वो किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट जीतेगा, तो तुम सारे लोग इसको एक्नॉलेज करो। तो वो फिर जो है एक्नॉलेज करवाते हैं जे ऊसो को। उसके बाद जिमी ऊसो को भी एक्नॉलेज करवाया रोमन रेंस ने। लेकिन जो रोमन रेंस ने दलीलें दी भाई मेरे को तो बड़ी अजीब लगी कि भाई कुछ बोलने के लिए नहीं है क्या जिमी ऊसो के लिए, बंदे ने सही में कुछ उखाड़ा नहीं है लग रहा है ऐसे। तो वो ये कहते हैं कि देखो हमेशा लोग मेरे से मतलब इस बात के लिए पिस्ड ऑफ होते हैं कि तुम हमेशा जे ऊसो को फेवर करते हो, जिमी ऊसो का क्या। कहते हैं डे वन इश, अगर जिमी ऊसो ना होता तो जे ऊसो भी ना होता। तो वो ऐसा बोलना चाह रहे थे शायद कि क्योंकि बड़ा भैया जिमी ऊसो है, उसने पहले दुनिया देखी। कहते हैं कि अगर जिमी ऊसो नहीं होता तो ट्राइबल चीफ भी नहीं होता, कोई ब्लड लाइन भी नहीं होती, तो तुम इसे भी एक्नॉलेज करो। ये तो यही बात होगी, तुम किसी इंसान को बोल रहे हो भाई ये बहुत मेहनत करता है, रोज सांस लेता है, तो ये तो मेरे को ऐसा ही लगा कि मतलब कुछ था ही नहीं जिमी ऊसो के लिए ऐड करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, फाटू के चैंट लगने शुरू हो जाते हैं। तो इसके बाद जे ऊसो का सारा ध्यान जेकब फाटू के ऊपर आता है। जे ऊसो बोलते हैं कि ठीक है भैया रोमन रेंस तुम अच्छी बातें कर रहे हो, लेकिन अभी एक चीज है जिसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है और वो ये है कि ये जेकब फाटू हमें एक्नॉलेज करे, क्योंकि अब तक जेकब फाटू ने चीज करी नहीं है। तो रोमन रेंस यहाँ पे सेंस करते हैं भैया कुछ तो प्रॉब्लम है, कहते हैं साउंड्स लाइक वी हैव अ प्रॉब्लम हेयर। और उसके बाद वो उस चीज को एड्रेस करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें नहीं सुनना ये अब ये ट्विंस को, तुम्हें नहीं उन्हें एक्नॉलेज करना। और इसके बाद जेकब फाटू ने वो जो माइक है वो रोमन रेंस के हाथ से ले लिया। ऐसा लगा भाई ये बंदा मार ही ना दे रोमन रेंस को, माइक तो ऐसे छीना था। जे उसो बीच में आते रोमन रेंस कहते हैं रुक जा लाला, अभी जेकब फाटो जो बोल रहा है जो कर रहा है उसे करने दे। अब इसके बाद जेकब फाटो बोलते हैं कि जब जिमी ऊसो और जे ऊसो की बात आएगी तो भैया मैं इनकी घंटा कुछ नहीं सुनने वाला, मैं सिर्फ एक ही बंदे को एक्नॉलेज करता हूं और वो है ओटीसी। उसके बाद वो जो माइक है वो रोमन रेंस को वापस दे देते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक फैन ना एक यार्रा मी करके भी बोलता है और एक छोटा सा चैंट भी वहां पे, मतलब ऐसा समझो कि जेकब फाटू जैसे रिंग में करते हैं यार्रा मी फा टू वाला, वैसा किसी ने रिंग साइड के आसपास भी किया था। और एक बंदा भी इंटरेस्टिंग फैन साइन लेके आया था, उसमें क्या लिखा था कि अपना घर बार बेच के आया हूँ मैं ऐसे टिकट लेने या ऐसे करके उसने कुछ जो है साइन लिखा था। अब इसके बाद रोमन रेंस खड़े हो जाते हैं बिल्कुल जेकब फाटू के फेस टू फेस, कहते हैं कि ठीक बात है हमें यहाँ पे यस मैन वैसे भी चाहिए नहीं। और ये सुन के ऐसा लगा अरे भाई मतलब इतने सालों से तुम ऊसोस के साथ हो, जेकब फाटू तो फिर भी नया बंदा आया है। और आज मंडे नाइट रॉ में देख के पूरा पूरा ऐसा लगा नहीं है, वो ही है कि थोड़ा झुकाव रोमन रेंस का ऊसोस से बहुत ज्यादा जेकब फाटू की तरफ है। तो ये भी आई थिंक ब्लड लाइन की स्टोरी में क्योंकि ये ऐसे डिटेलिंग दिखाते हैं तो शायद आगे बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से चल सकती है। और इसके बाद रोमन रेंस एक नई ऊला फाला लेके आते हैं। ये शायद ऊला फाला मैंने पहले देखी है, किसी की एंट्रेंस पे देखी है, कहीं पे तो देखी है, लेकिन आज इन्होंने एक प्रॉपर उसका सेगमेंट किया जो कि ये बताता है कि ये एक तरीके से ताजपोशी टाइप की हुई है जेकब फाटू की, कि वो वेलकम कर रहे हैं उनको ब्लड लाइन में। रोमन रेंस वो उला फाला लेके आते हैं और कहते हैं कि देखो भाई ये जो सारे के सारे लोग हैं इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू में टेरिफाइड है क्योंकि ब्लड लाइन वापस आ चुकी है। और लोग ये कहते हैं कि ब्लड लाइन वापस आ गई, ब्लड लाइन हमेशा सही थी। वो बात करते हैं वाइल्ड समोन्स की, योकोजुना की, रिकिशी की उन्होंने बात करी, उमागा की बात करी, ऊसोस की बात करी। कहते हैं जब ट्राइबल चीफ बॉर्न हुआ था तो वो भी ब्लड लाइन ही थी। रॉक का यहाँ पे नाम नहीं लिया रोमन रेंस ने, भूल गए या फिर वो जानबूझ के नहीं लिया, वो शायद हमको आगे कभी पता चल जाएगा। और ये भी कहते हैं कि आगे जाके जब मेरे बच्चे तेरे बच्चों के साथ टैग इन करेंगे
करेंगे तो वो भी ब्लड लाइन ही होने वाली है। जेकब फाटू तो बहुत बोलता है ना कि तू आउटसाइड है, क्योंकि वो जेल वेल की सजा वजा काटी उन्होंने और बाहर ही रहे वो फैमिली से, कहते हैं अब तू इनसाइड का बंदा हो गया, और वो वेलकम करते हैं उनको फैमिली बिजनेस में। वेलकम टू द ब्लड लाइन कह के उन्होंने वो जो माला है, ऊला फाला है, वो पहना दी जेकब फाटू को। ये देख के जो उस टाइम पे जल रही थी जिमी एंड जे ऊसो की तो बहुत ज्यादा जल रही थी। जिमी ऊसो उधर पटा रहा है, भाई रुक जा, कुछ नहीं है ऐसा, मतलब ठीक है सब हो जाएगा ऐसे करके। तो जिमी ऊसो तो फिर उसके बाद ये पोज कर रहे होते हैं, तो पहले जिमी ऊसो आए, उसके बाद जे ऊसो आए, तो थोड़ा डिफरेंस अभी इनके बीच में है, थोड़ा नहीं है काफी ज्यादा है। और इसके बाद एक ऐसी चीज होती है जो कि रोमन रेंस का कैरेक्टर इस समय क्या है वो आपको सोचने पर मजबूर करेगी। क्या होता है, सारे लोग जा रहे होते हैं रिंग साइड पर, एरिक आंड्रे करके एक बंदा है जो कि एक्टर है, कॉमेडियन है, ऐसा वो कुछ है, वो ऊला फाला के साथ थोड़े मस्ती करने लग गया जेकब फाटो के। जेकब फाटो ने बोला भैया अभी अभी मिली है और वैसे ही मैं तो सरफिरा आदमी, उन्होंने वहां से उठाया और वो बाहर उनको पटक देते हैं। उसके बाद वो रिंग में लेके जाते हैं और अपने स्प्लैश के लिए जाते हैं, लेकिन रोमन रेंस एप्रन पे खड़े होते हैं और ऐसे करके उन्होंने बिल्कुल मतलब बिल्कुल जैसे बिल्कुल तुम किसी को वो बता रहे हो ना कि क्या करना है क्या नहीं करना, वैसे वाली टोन में बिल्कुल रोमन रेंस आ गए थे। उन्होंने रोक दिया जेकब फाटो को कुछ भी करने से, लेकिन उसके बाद रोमन रेंस ने ऐसा साइन किया और जेकब फाटू ने स्प्लैश मार दिया। इसके बाद रोमन रेंस का जो लुक था वो ऐसे था कि ऐसा बंदा होता है ना जो कि बहुत गलत आदमी है, जिसको बहुत केओस पसंद है, जो बहुत मारामारी देखना चाहता है कि दुनिया तबाह हो जाए, वैसा वाला लुक था रोमन रेंस के फेस पर। और रोमन रेंस एक बेबी फेस सुपरस्टार है, मतलब अगर आप देखोगे एक अगर पिक करना हो तो हील बोलोगे या बेबी फेस बोलोगे, बेबी फेस ही बोलने वाले ऑब्वियसली सब लोग। तो ये हरकत तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी रोमन रेंस की भी नहीं, ब्लड लाइन की भी नहीं, जेकब फाटू की भी नहीं। उसके बाद वो जा रहे होते हैं तो वन मोर टाइम करके फिर से बोला रोमन रेंस ने, और जेकब फाटू ने एक बार फिर से उनको स्प्लैश लगाया और चेहरे पर जो रोमन रेंस की स्माइल थी कि देखो भैया हम कैसी डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ब्लड लाइन मतलब वो जैसे ब्लड लाइन नहीं कर रही थी कुछ टाइम पहले कि वो इन्वेड कर देते थे शोज को, थोड़ी थोड़ी वैसी वाली वाइब भी मुझे आई, क्योंकि वहां पे सारे सिक्योरिटी वाले बंदे भी हैं और वो कुछ कर नहीं पा रहे। तो भाई ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एंगल था कि रोमन रेंस ने एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है कि जेकब फाटू अगर ऊसोस की नहीं भी सुनेगा तो भी ठीक है, लेकिन ये बंदा मेरी सुन रहा है और मैं इसको अपने इशारों पर चलाऊंगा, क्योंकि जेकब फाटू वो करने के लिए भी तैयार है। तो ये तो देख के ऐसा लग रहा है कि WWE का बहुत अभी लंबा प्लान है ब्लड लाइन को लेके, और जितना लंबा प्लान होगा ब्लड लाइन को लेके चांसेस शायद उस बार के और ज्यादा बढ़ जाते हैं कि ये वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी रोमन रेंस के पास रहेगी। अभी ब्लड लाइन ने पूरे शो में ही बहुत सारे और सेगमेंट्स दिए हैं, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। बट नेक्स्ट मैच आता है क्वीन ऑफ द रिंग का, इयो स्काई वर्सेस रकेल रोड्रिगेज के बीच में, और मुझे लगा नहीं था वैसे कि भाई यहाँ पे इयो स्काई जीतेंगी, लेकिन वो जीत गई हैं और इन्होंने इस टूर्नामेंट में एडवांस कर लिया। इसके बाद एक सेगमेंट और आता है लिव मॉर्गन और डैन हाउजन का, और क्योंकि आज ओबा फेमी और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच है इस टूर्नामेंट के अंदर, तो वो जाके उनको पटा रही होती है कि यार तू कर्स कर दे ओबा फेमी को, लेकिन शायद इतनी ज़्यादा डिमांड रख दी डैन हाउजन ने कि लिव मॉर्गन कहती है नहीं इसके साथ जो डील है वो मुझे नहीं करनी है। नेक्स्ट सेगमेंट आता है सेथ रॉलिंस का, ये एक ऑलरेडी टेप्ड प्रोमो था और यहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं ब्रॉन ब्रेकर की विजन की, कैसे मैं ऐसे लेके आया, कैसे इसने मेरे साथ सब कुछ छीन लिया, लेकिन अब वो कहते हैं हमारे बीच में कोई नहीं आने वाला, क्योंकि नाइट ऑफ चैंपियंस में स्टील केज मैच होने वाला है सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का, और सेथ रॉलिंस को ऐसा लगता है कि वहां पे ये सारी चीजें एंड हो जाएंगी। तो ये करके WWE नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए मैच भी एडवर्टाइज कर दिया है, और वो तो समझ में आ भी गया था जब सेथ रॉलिंस इस टूर्नामेंट में आगे नहीं बढ़ पाया, तो इसका मतलब हाँ अब ब्रॉन ब्रेकर के साथ उनका होगा एक मैच, और इसमें आ गई है स्टिपुलेशन स्टील केज वाली। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं शो पर चैट गेबल, और आज एक नए थीम सॉन्ग के साथ वो आए हैं जो कि मुझे तो मतलब इतना कोई कैची सा लगा नहीं, या हो सकता है पहली बार सुना हो इसलिए ना लगाओ, लेकिन लगा ऐसे ही भाई ये तो बिल्कुल जेनरिक सा तुमने थीम सॉन्ग बना दिया। रूसेफ के साथ आज उनका मैच था, एक हार्ड हिटिंग टाइप का मैच, अगर आप पसंद करते हो तो ये मैच आपके लिए है। रिंग साइड पे ईथन पेज भी होते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा चुल करने की कोशिश करी, लेकिन एंड में जाके फिर चैट गेबल ने अपना जो सुप्लेक्सेस की बरसात है वो भी करी, और फिर उन्होंने एंगल स्लैम एंकल लॉक के साथ इस मैच को जीत लिया। मैच के बाद ये सारे मिलकर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन रे मिस्टीरियो वाली टीम फिर जो है बचाने के लिए आ जाती है। वही मास्क वाली वो जो स्टोरी दिखा रहे हैं ना कि इस बंदे ने हमारी रिस्पेक्ट करी, अब वापस में हम भी इसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो अब आजा भिड़ने वाले तकनीक से मुझे लगता है कि 6 मैन टैग टीम मैच भी आने वाला है अगले शायद मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। इसके बाद बैक स्टेज से रोमन रेंस और ऊसोस का सेगमेंट था, और जिमी ऊसो यहाँ पे रोमन रेंस से पूछते हैं भाई ये क्या चल रहा है, हमें तो लगा था जब ट्राइबल चीफ तुम नहीं होगे तो हम जेकब फाटू को चलाएंगे, लेकिन वैसा तो कुछ हो नहीं रहा। रोमन रेंस यहाँ पे बताते हैं भैया चीजें बदल जाती हैं, हम सबसे पहले तो अपने ही ब्लड लाइन के अंदर लड़ाई नहीं कर सकते, कहते हैं कि सारे बाहर के लोग हमसे जलते हैं, और उस एले नाइट का क्या हुआ भाई, वो तो बहुत बकवासें कर रहा है, उसका मुंह क्यों नहीं बंद हो रहा। तो फिर उसके बाद जियोजो कहते हैं नहीं भाई मैं देखूंगा,
पहले रोमन रेंज ने क्योंकि बोल दिया था, लगता है जेकब फाटो को भेजना पड़ेगा, तो रोमन रेंज भी वो चुटकी ले रहे हैं, वो दिखा ऐसा रहे हैं कि जैसे कि वो चुटकी नहीं ले रहे, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि वो चुटकी ले रहे हैं उसोस की। तो फिर जे उसो कहते हैं नहीं नहीं मैं देखूंगा, फिर जिमी उसो ने भी बोला कि नहीं नहीं भाई इसको मैं देखने वाला हूँ। तो अभी ऐसा करके ये एले नाइट को आज ठिकाने लगाने वाले थे। और इसके बाद अगला ही सेगमेंट एले नाइट का था। एले नाइट ने पहले तो लेट के दिखाया कि देखो जैसे मैंने बोला था स्मैकडाउन मेरी वैसी एंड हुई है, ये इस हफ्ते की जो पिछले हफ्ते की स्मैकडाउन गई वैसी की, उन्होंने जो बोला था वही सब हुआ है, वही वो कह रहे होते हैं जे उसो जीत गया। एडम पियर से भी पहले वो भसड़ करके आ चुके थे। उसके बाद वो कहते हैं कि देखो यार बाल्टीमोर में मुझे आना था, मैं अपने घर वापस आया हूँ, ना मेरे पास कोई चैंपियनशिप है ना ही मैं किंग हूँ, लेकिन इन सारी चीजों के बिना भी ये मेरा गेम है। कहते हैं मैं हमेशा जो है ऑड्स के अगेंस्ट ही फाइट करता हूँ, मुझे गिव अप करना नहीं आता। ब्लड लाइन को फोड़ा है, मतलब ब्लड लाइन ने मुझे फोड़ा है, ऐसा बता रहे होते हैं कि मेरे को मेरे पीछे ऐसे पड़े हैं। एमएफटी ने किया ब्लड लाइन 2.0, मेरे पास कोई फेमस डैड नहीं था और ना ही मेरे पास ट्राइबल चीफ है। और कहते हैं अभी रोमन रेंज को देखो कैसे वो जेकब फाटो को भी मैनिपुलेट कर रहा है। और आज एलन नाइट ने एक नई टर्म भी निकाल दी, कहते हैं ओटीसी कॉइन। ये क्या है कॉइन? ऐसा लग रहा है कोई ये स्कैम करेगा रोमन रेंज सबके साथ। तो उन्होंने ओटीसी वो जो लेटर है उसको अलग ही तरीके की एक उपाधि दे दी। इसके बाद जिमी उसो आते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि वो हैंडल करेंगे। जिमी उसो आते हैं और कहते हैं भाई अब तेरे पंगे हमसे पहले थे, उस टाइम की बात अलग थी, सोलो सिकोवा हमारे ग्रुप का पार्ट नहीं। एलन नाइट कहते हैं अच्छा ऐसा है, मतलब अगर मैं सोलो सिकोवा को फोड़ दूंगा तो तुम बचाने नहीं आओगे? तो जिमी उसे कहते हैं एग्जैक्टली भाई, हमारा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद जे उसो आ जाते हैं। जिमी उसो को पसंद नहीं आई ये बात कि भाई जब मैंने इसको बोल दिया था कि नहीं आना है तो फिर जिमी उसो क्यों आया। जे उसो कहते हैं कि वही एलन नाइट के स्टाइल में लेट मी टॉक टू यू। उसके बाद क्राउड ने उस चीज के ऊपर बू किया था। कहते हैं कि देख मेरा भाई बिल्कुल सही कह रहा है, सोलो सिकोवा पूरे अपने उस पे है और मैं सिर्फ एक चीज करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। एलन नाइट कहते हैं ओके रुक जा, मुझे गैस करने दे, तू उस लिटिल ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करवाने के लिए आया है? जे उसो कहते हैं नहीं, मैं अपने आप को एक्नॉलेज करवाने के लिए आया हूँ, क्योंकि तू ये बात समझ ले कि मैं तेरे से बेटर हूँ, इसीलिए मैं इस टूर्नामेंट में एडवांस किया और तूने एडवांस नहीं किया है। तो वो कहते हैं यार ठीक है, अभी ये तो ऐसा देख के लग रहा है कि यार तुम्हारा पूरा ग्रुप है तो शायद फिर मुझे एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा। तो फिर एलन नाइट कहते हैं आई एक्नॉलेज यू कैन किस माई एस। इतने में जे उसो का दिमाग खराब हो गया, वो मारने लग गए। जिमी उसो बचाते हैं। जे उसो फिर स्टील चेयर लेके आ गए, जिमी उसो रोक रहे होते हैं और एलन नाइट ने उसी स्टील चेयर से इन दोनों के ही बजा दिया। फिर आते हैं जेकब फाटू अपना टोंगन ग्रिप लेके, और उसके बाद जेकब फाटू को ही यहाँ पे एक ऐसा दिखाया कि उसोस के बस की फिर भी कुछ नहीं हुई है और सिचुएशन को हैंडल करना पड़ा है किसको? जेकब फाटू को, क्योंकि उसोस तो भाई वही है, रोमन रेंज जैसा कह रहे हैं कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा शायद, तो वो बात यहाँ पर उन्होंने सही में प्रूफ करके भी दिखा दिया। इसके बाद बैक स्टेज जिमी उससे पूछ रहे होते हैं जे उससे, अरे भैया तू क्यों आ गया? इतने में जेकब फाटू आते हैं, कहते हैं देख लिया हो ही नहीं ना तुम्हारे बस की कुछ भी, तो मैंने चीज़ें फिक्स करी ओटीसी वे में। तो ये वो बता रहे होते हैं कि कितना ज़्यादा उन्होंने शायद लेसन्स ले लिए रोमन रेंज से, या फिर उनके कहने से कैसे चीज़ें बिल्कुल सही होती हैं। और वही बात हो गई है कि जेकब फाटू और रोमन रेंज की करीबी आज मंडे नाइट रॉ में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसा लग रहा है कि उसोस थोड़े से इधर छटके वैसे लग रहे हैं और हो सकता है आने वाले हफ्तों में ये चीज़ हमको और ज़्यादा बढ़ती हुई दिख जाए। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है शो पर और ये था शार्लेट फेयर वर्सेस रॉक्सैन के बीच में। रिंग साइड पर बहुत ही ज़्यादा चुल होती है और इस मैच में टैप आउट कर दिया रॉक्सैन ने, क्योंकि शार्लेट फेयर ने अपने सबमिशन होल्ड में उनको फंसा दिया था। इसके बाद नेक्स्ट शो पर एक शॉकिंग चीज़ थी, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। जोवॉन का प्रोमो था और भाई इसको इंटरप्ट किया लोगन पॉल ने। लोगन पॉल भाई 6 महीने छोड़ो 3 हफ्ते में ही वापस आ चुके हैं। ऑब्वियसली अभी वो कुछ फिजिकल नहीं हो सकते क्योंकि अभी भी उनकी जो रिकवरी है वो होनी है। वो आके पहले तो प्रपोज करते हैं कि यार तुम हमारे विजन में आ जाओ। जोवॉन ने मना कर दिया, कहते हैं भाई ये मैंडेट है, तुझे आना ही पड़ेगा। तो जब ये सब उन्होंने बकवास करी तो जोवॉन कहता है आजा भिड़ ले, तो आजा भिड़ ले करके फिर ऑस्टिन थेरी वर्सेस जोवॉन का यहाँ पे मैच होता है। और इस मैच को सेटअप किया था एक उस मूव के लिए, भाई क्या मस्त था वो। जोवॉन अपने ओजी कटर के लिए जाते हैं और जब वो पीछे मुड़ते हैं, मतलब लगाने के लिए जाते हैं, तो ब्रॉन ब्रेकर ने एक मिड एयर स्पीयर लगाया है, तो फिर जो है ये मारने लग जाते हैं जोवॉन को। लेकिन फिर सेव करने के लिए स्ट्रीट प्रॉफिट्स आते हैं, जिसकी वजह से फिर ब्रॉन ब्रेकर इन सबको भागना पड़ जाता है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि अगर ब्रॉन ब्रेकर का सेथ रॉलिंस के साथ स्टील केज मैच है तो अभी आपको उनको एटलीस्ट दूसरे सुपरस्टार के सामने स्ट्रॉन्ग ही दिखाना चाहिए था। तो चाहते तो वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स को फोड़ देते तो शायद वो अच्छी डायरेक्शन होती। लेकिन खैर चलो, इतने से इतना भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और इसके बाद आता है भाई बैक स्टेज से एक ऐसा सेगमेंट जो कि कुछ तो बहुत सारी चीज़ें हमको आगे के लिए बता चुका है। तो ओटीसी वाले लॉकर रूम से रोमन रेंज निकलते हैं, जेकब फाटो आते हैं पीछे से और कहते हैं रोमन रेंज के भैया जो ट्विंस हैं वो खुश नहीं है, वो तुम्हें समझते नहीं है। तो जेकब फाटो कहते हैं हाँ मुझे आज तक किसी ने समझा भी नहीं है। मतलब
भाई बहुत ही ना एक इमोशनल ब्रो टॉक टाइप की थी, जबकि आप बोलोगे जेकब फाटो कोई बहुत ज्यादा इमोशन नहीं दिखाते, लेकिन ये उनका बेस्ट था। वो कहते हैं कि रोमन रेंस कहते हैं कि मैं तुझे समझूंगा जब तक तू मुझे समझता है, हमें कोई भी नहीं रोकने वाला। और इसके बाद रोमन रेंस ने जेकब फाटो के कान में भी कुछ बोला, कहते हैं वन मोर थिंग करके। उसके बाद वो उस चीज के ऊपर थोड़ा इंफेसिस डाल रहे होते हैं कि जो बात बोलने जा रहे हैं, और जो बात उन्होंने बोली वो था सेथ रॉलिंस हिम करके उन्होंने ऑर्डर दे दिए हैं जेकब फाटू को ठिकाने लगाने के, सेथ रॉलिंस को। और ये स्टोरी क्या है? ये स्टोरी है कि सेथ रॉलिंस ने, क्योंकि रोमन रेंस की चैंपियनशिप के ऊपर नजरें डाली हुई थी, वो तो किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट नहीं जीत पाए, तो इसलिए अब कोई इक्वेशन से ही वो बाहर हो गए। लेकिन ये इन सारी स्टोरी के बीच में सेथ रॉलिंस भी इसका एक पार्ट है, जबकि हो सकता था कि सेथ रॉलिंस इसको, मतलब सेथ रॉलिंस को स्टोरी से अलग रखा जा सकता था, लेकिन स्पेसिफिक होकर रोमन रेंस ने जेकब फाटो को बोला है कि भाई सेथ रॉलिंस को तुम्हें ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो अब ये ठिकाने लगाने के क्या क्या मतलब हो सकते हैं, वो आगे की स्टोरी लाइन में खैर हमको पता चलेगा, और आने वाली वीडियोस में हम भी इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक चीज एड्रेस नहीं करी उन्होंने आज मंडे नाइट रॉ में, और वो था कि सोलो सिकोवा को जो लेने के लिए भेजा था रोमन रेंस ने जेकब फाटो को, उसके बारे में ऐसा कोई खास मेंशन हुआ नहीं है। तो वो चीज़ क्या थी, आई थिंक उसके लिए हमें अगले हफ्ते के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड का, आने वाले शोज का वेट करना पड़ सकता है। और अब आता है शो का मेन इवेंट मैच, जो कि था ओबा फेमी वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में। और भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या इस मैच की प्लेसमेंट रखी मेन इवेंट। अगर ओबा फेमी का मैच मेन इवेंट में है तो अब सोचो क्या लगेगा कि आज मंडे नाइट रॉ में क्या होने वाला है। भाई इस मैच में जो फटी पड़ी थी डोमिनिक मिस्टीरियो की बहुत ज़्यादा, कि यार किस बंदे से मुझे लड़ने पे मजबूर कर दिया गया है, वो बहुत भाग रहे होते हैं। इवन उन्होंने जो चीप टैक्टिक है वो भी यूज़ करी, वो जो घंटे बजाने वाला है उसको वो अपने पैर में डाल लेते हैं। उसके बाद उन्होंने गलती से ओबा फेमी का भी घंटा बजा दिया था, क्योंकि जेडी मैकडोनाल्ड डिस्ट्रैक्ट करते हैं। उन्होंने 2 619 लगाए, स्प्लैश लगाया, और ओबा फेमी ने सिर्फ एक के ऊपर किक आउट किया। उसके बाद क्या ही था भाई, जेडी मैकडोनाल्ड फिर से आते हैं, डबल चोक स्लैम लगाया, टॉस किया उन्होंने, और अपना फिनिशर लगा के पिन कर दिया ओबा फेमी ने डोमिनिक मिस्टीरियो को। और उन्होंने इस टूर्नामेंट के फाइनल में अब एडवांस कर लिया है। तो अब देखते हैं जोवान और जे उसो में से कौन जीतता है। और मैच के बाद एक प्रोमो भी था यहाँ पे ओबा फेमी का, कहते हैं कि देखो भाई अब सिर्फ एक मैच में अवे हूँ, रूलर के पास जो है फिर क्राउन होगा, और कहते हैं कोई भी बंदा टिकी का मेरे सामने। इवन ब्रॉक लेसनर को एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि मैं सरप्राइज्ड हूं। ओबा फेमी कहते हैं कि आज ब्रॉक लेसनर ने अपनी शक्ल नहीं दिखाई। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू भी सोचो इस बात को, ऑन टेलीविजन ऐसा बता रही है कि हाँ, क्योंकि रूमर्स भी ऐसे थे, तो वो थोड़ा थोड़ा ना ऐसा बताना होता है कि ऑलरेडी हाँ ये एक एक्सपेक्टेड चीज थी जो कि हो सकती थी। तो ये कई बार मुझे लगता है कि जैसे मेन इवेंट में उन्होंने डाला, वो एक अच्छी तरीके की चीज ही थी कि हम एक्सपेक्ट करेंगे और वो चीज नहीं होती, तो फिर जब वो चीज होती है तो वो एक ज्यादा थोड़ा सरप्राइज करने वाला एलिमेंट लेके आती है। कहते हैं कि मुझे लगा था कि ब्रॉक लेसनर आएगा, लेकिन वो आया नहीं। मैंने उसे एक हमेशा मर्द की तरह देखा था, लेकिन अब मेरा सवाल यह है कि क्या वो सही में मर्द भी है? क्योंकि जिस तरीके से वो मेरे से जो है बच के भागता रहता है, तेरी लेगेसी क्या होने वाली है? मेरी लेगेसी क्या होगी? देख कि ब्रॉक लेसनर तो वो बंदा है जो ओबा फेमी से भागते रहता है। तो ऐसे करके ये क्लियर हो गया कि ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर का बहुत जल्दी अभी कुछ तो धुआंधार मामला होने वाला है, और शायद ओबा फेमी ने जो बातें बोल दी हैं ब्रॉक लेसनर को, ये उनको ट्रिगर कर सकती हैं ज़्यादा जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आने के लिए। आज की मंडे नाइट रॉ का एपिसोड भाई ऑब्वियसली जैसे पहले के शोज थे काफी अच्छे जा रहे हैं, इसको रेट करेंगे 4 स्टार। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आर पंत वाला कोड आप यूज करते हो तो आपको प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे जाके आप लोग फॉलो कर सकते हो अगर आप थोड़े दूसरे तरीके का कंटेंट भी इस बंदे का देखना चाहते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लेते रहो जिंदगी के मजे।